हेलो स्टूडेंट्स। सामाजिक अध्ययन के इस ई क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। पिछले दिनों सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमने जाना था कि किस प्रकार से अंग्रेज़ अपना उपनिवेश भारत में स्थापित किया। उसके बाद भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार से उन्होंने अपना प्रभाव स्थापित किया। उसके बाद हमने जाना था भारतीय किसानों के बारे में कि भारतीय किसान अपनी इच्छानुसार फसल नहीं उगा पा रहे थे। अंग्रेज़ों को जिस फसल से फ़ायदा होता था उसी फसल को लगाने के लिए वो मजबूर करते थे। इसके तहत आपने नील की खेती के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। गांव देहात से हटकर हमारे देश में बहुत सारे क्षेत्र यानी कि वन क्षेत्र हैं और इन वन क्षेत्रों में बहुत सारे लोग निवास करते हैं जिनको कि आदिवासी कहा जाता है। ये विभिन्न जनजातियां अपने परंपरागत तौर तरीके से जीवन जीते हैं। अंग्रेज़ों ने इन गांव देहात से दूर वन जंगलों तक निवास करने वाले इन आदिवासियों को भी नहीं छोड़ा। इनके जो परंपरागत जीवन पद्धति थी उनमें भी ये बाहरी लोगों ने हस्तक्षेप किया। उनके जीवन पद्धति यानी कि एक तरह से छिन्न भिन्न कर दी। बाहरी लोगों के आगमन से इन जनजातियों की संस्कृति इनको यानी कि नष्ट होती दिखाई देती थी। इनकी आजीविका के लिए दिक्कतें होने लगी। तो आज का हमारा जो पाठ होगा आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। आदिवासी शब्द आदि और वासी दो शब्दों से मिलकर बना है। आदि का मतलब होता है शुरू वाला, और वासी यानी कि निवासी यानी कि शुरू के निवासी अर्थात मूल निवासी। तो हमारे देश के ये जो मूल निवासी थे इनकी जीवन पद्धति में इन बाहरी लोगों के कारण बहुत बदलाव आने लगे। बहुत बदलाव आया। इनकी जीवन पद्धति एक तरह से नष्ट होती गई। तो बहुत सी समस्याएं पैदा हो गई इन आदिवासी क्षेत्रों में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये आदिवासी लोगों के जीवन पद्धति किस प्रकार का था। ये बाहरी लोग कौन थे जिनको कि दीकू कहा गया। दीकू मतलब बाहरी लोग। अंग्रेज़ों ने इन इलाकों में घुसकर इन लोगों को गुलाम कैसे बनाया। आदिवासियों का जीवन किस प्रकार से इनके जीवन में बदलाव आ रहा था। तो ऐसे ही कुछ ज्वलंत प्रश्न पर इस पाठ के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमारे देश में बहुत सारे आदिवासी लोग थे, ठीक है। तो उन आदिवासियों के नाम ज़रा जान लेते हैं। आप भारत का मानचित्र स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको बड़ा करके दिखाते हैं। देखिए, ये उत्तरी क्षेत्र अर्थात ये हरियाणा पंजाब साइड में आप देख सकते हैं कि ये बन गुज्जर, ठीक है ना। ये उत्तराखंड में भोटिया, ये राजस्थान में सहारिया भील, गुजरात साइड में देखिए ये बन गुज्जर सराठवा, मध्य भारत में बैगास, बंजारा, गोंड, ये देख लिया आपने। ये पूर्वी भारत में देखिए ये हजंग, खासी, नागा, निसी। ये उड़ीसा आदि क्षेत्र में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्र में ये संथाल, मुंडा, उराव, संथाल। ये बैगास,
मारिया, गोंड आप देख रहे हैं। आंध्र प्रदेश साइड में ये पराजा, बोंडा, कंडा, कोया, सौरा, खोंड, ये सारे जनजातियों के नाम हैं, ठीक है ना। ये आंध्र प्रदेश, ये कोया वगैरह आपने देखा। एक मिनट बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद दक्षिण भारत में ये माला, ये रूलर, ये हाँ, उसके बाद महाराष्ट्र में ये रह गया, ये बंजारा, ये देख लीजिए आप, बंजारा, ठीक है ना। ये कोया, बंजारा, ये आंध्र प्रदेश क्षेत्र में। तो इस प्रकार से बहुत सारे जनजातियां हमारे देश में आज भी निवास करती है। तो उस समय अंग्रेज़ों के समय में क्या क्या परेशानियां आई इनके क्षेत्रों में, इन लोगों के जीवन पद्धति में, तो आइए इसका एक विस्तृत अध्ययन आज पाठ के अंतर्गत करते हैं। तो पहले आपको कुछ जनजाति समुदाय के लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। ये देखिए, एक बड़ा नाम आएगा पाठ के अंतर्गत, देखिए ये बिरसा मुंडा। ये जनजाति समुदाय के एक, यानी कि एक अभी नाम आया था मुंडा, तो एक मुंडा एक बड़ा नाम है। इनका नाम आएगा, देखिए बिरसा मुंडा। ये इस समाज के, मुंडा समाज के हीरो थे। इनको भगवान की तरह आज भी पूजा जाता है। ये देखिए वही बिरसा मुंडा का जो है, ये लोगों को जागृत करते हुए दिखाया गया है। ये शिकारी रूप में उनको दिखाया गया है। कुछ जनजाति समूह के लोगों को ये देख लीजिए, ये आदिवासी लोगों को। ये देखिए, ये लोक नृत्य प्रस्तुत करती हुई दिखाई दे रही है। ये आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं। ये कुछ और है, देखिए ये एक जारवा, एक बालिका का चित्र है। ये जारवा पाया जाता है वहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये देखिए कुछ और, यानी कि परंपरागत तौर तरीके से जंगल के आसपास ही ये लोग निवास करते थे। इनकी सारी आवश्यकताएं लगभग जंगल से ही पूरी होती थी। खेती भी ये लोग जंगल में ही करते थे, खेतों को साफ करके, पाठ के अंतर्गत आएगा। तो ये काफ़ी सारे जनजाति समूह को हमने आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कुछ जनजाति समूह के लोग हैं, टोडा जनजाति के। ये देखिए कोई सामूहिक नृत्य वगैरह, सामूहिक उत्सव वगैरह जो करते हैं, उस समय का एक चित्र है। तो इस प्रकार से आपने इन समूहों को आपने देखा, ठीक है। आइए पाठ के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। उन्नीस 1995 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, छोटा नागपुर के जंगलों में घूमते हुए देखा गया। कहते हैं कि उनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। तथा बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दीकुओं, बाहरी लोगों को की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान की तरह मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। तो देखिए, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था और लोग कहते थे कि उनके पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं।
और वो लोगों की बीमारियां ठीक करता था। ऐसा कहा जाता है कि एक छोटी सी अनाज की ढेरी को वो कई गुना बढ़ा देता था। इस प्रकार से कुछ यानी कि दैवीय शक्ति उनमें थी, और वो खुद को भी यानी कि लोगों का सेवक मानते थे, और वो कहते थे कि लोगों की सेवा करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। तो इस प्रकार से उनको भी खुद को भी यकीन था कि वो लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए आया है। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजाति समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थन में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उराव भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और छिन्न भिन्न हो रहा था, ऐसा मालूम हो रहा था उनको। यानी कि अंग्रेज़ों से या बाहरी लोगों के आगमन से उनकी आजीविका समाप्ति की ओर था, ऐसा उनको अनुमान हो रहा था। उनकी जो चिरपरिचित जीवन पद्धति थी वो नष्ट होती उनको दिखाई दे रही थी। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था? जिन्हें दीकू कहा जा रहा था वो बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? अंग्रेज़ों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस प्रकार से बदल रहा था? इस अध्याय के अंतर्गत हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे। पिछले साल आपने आदिवासी समाज के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, तो आइए हम जानते हैं आदिवासी समूह किस प्रकार से अपने जीवन जीते थे। तो आदिवासियों की जो जीवन पद्धति है एक एक करके थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आदिवासी समूह के कुछ लोग यानी कि कुछ समूह के लोग विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न आदिवासियों के नाम हमने आपको बताया, जैसे मुंडा, संथाल, उराव ये पूर्वी भारत तथा मध्य भारत के निवासी थे। खोंड उड़ीसा के थे, बैगा मध्य प्रदेश के थे, बन गुज्जर पंजाब आदि क्षेत्र के थे, लवाड़िया आंध्र प्रदेश क्षेत्र के थे, गद्दी नाम की जो जनजाति है ये कुल्लू आदि क्षेत्र के थे, बकरवाल कश्मीर आदि क्षेत्र के थे। तो इनको हमने जाना, ठीक है। तो ये विभिन्न जनजातियाँ अपना जीवन कैसे जीते थे इसको ज़रा जानते हैं। तो इनमें से कुछ जनजातियाँ जो है झूम खेती करते थे। अब ये झूम खेती क्या है इसको समझना है। ये झूम खेती, देखिए, कुछ समुदाय के लोग एक इस प्रकार के खेती करते थे। मान लीजिए कुछ समुदाय के लोग, लगा लीजिए 50 लोगों का एक समूह, उनके परिवार एक क्षेत्र में आ गए, ठीक है ना। क्षेत्र में आके उन्होंने वनों को, जंगलों को साफ किया। वो वन जंगलों को अपना ही समझते थे, लेकिन ऐसा बहुत बड़ा नुकसान नहीं करते थे वनों का। उनको पता था कि वन उपज से ही उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो वन की अंधाधुंध कटाई नहीं करते थे। ऐसे क्षेत्र जहाँ थोड़ा फसल आदि हो सकता है, ऐसे क्षेत्र को थोड़ा सा साफ करके उसमें आग लगा देते थे। तो जब आग जल जाता था तो आग बुझ जाने के बाद उसमें उसकी जो राख होती थी वो राख को वो उन क्षेत्रों में बिछ जाता था। उसके बाद वहाँ अपने फावड़े आदि से थोड़ा बहुत खुदाई करके वो लोग उसमें बीज बो देते थे, छिड़क देते थे बीजों को। जैसे आपने देखा होगा धान का पौध लगाया जाता है, लेकिन लगाने वगाने का चक्कर नहीं, ये लोग बीजों को छिड़क देते थे। तो वही जो बीज उन्होंने बो दिया, उसी बीज से जो है फसल होती थी, और उसी फसल को वो जब बन जाता था, फसल तैयार हो जाता था, तो उसको काट लेते थे, इकट्ठा कर लेते थे, फिर वहाँ से वो लोग चले जाते थे। क्या आजकल ऐसा होता है? आजकल यानी कि लगा लीजिए सैकड़ों साल से एक ही जगह पर लोग बैठकर रुककर खेती करते हैं, घर आदि बनाकर। पहले ऐसा ये लोग ऐसे खेती नहीं करते थे। एक फसल लिया, उसके बाद वहाँ से चले गए, फिर दूसरे क्षेत्र में चले गए, दूसरे क्षेत्र में जाके वो लोग वही काम करते थे, दोहराते थे।
जंगलों को साफ किया, बीज बोया, फसल उगाया, उसके बाद उसको काटा, इकट्ठा किया, फिर वहाँ से चल दिया। तो इस प्रकार के खेती को झूम खेती कहा जाता था। और वो जो ज़मीन होती थी वो ज़मीन को परती छोड़ देते थे। एक शब्द आया देखिए, परती। ये परती, परती अर्थात खाली छोड़ देना, ठीक है ना। जब खेत को उस प्रकार से खाली छोड़ दिया जाता था एक आध साल के लिए, तो उसमें उर्वरता पहले जैसी आ जाती थी, ऐसा उनका विचार था, ठीक है ना। ये एक समुदाय के बारे में आपने जाना। अब कुछ दूसरे समुदाय के लोग जो है ये शिकारी और संग्राहक थे। संग्राहक माने इकट्ठा करने वाले, चीज़ों को संग्रह करना। ये शिकारी और संग्राहक थे कुछ लोग। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग पशुओं का शिकार तथा वनों से वन्य उत्पादन यानी कि कंद, मूल, फल, पत्तियाँ इकट्ठा करते थे और इन्हीं से इनका गुजारा होता था। पहले समुदाय के बारे में आपने देखा, ठीक है ना, जो यानी कि झूम खेती करते थे, वो अपनी आवश्यकताएं झूम खेती से ही प्राप्त कर लेते थे। अब कुछ समुदाय के लोग शिकारी और संग्राहक थे, अर्थात ये लोग वनों से वन्य जीवों का शिकार करते थे और वन्य उपज, विभिन्न जड़ी बूटियाँ, ठीक है ना, फल, पत्ते, साल वगैरह ये लेके बाज़ार में बेच देते थे और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते थे, ठीक है ना। जो समुदाय के लोग होते थे, पुरुष शिकार पर निकल जाते थे और जो महिलाएं होती थी घर के आसपास से कंद फूलमल जो है इकट्ठा करते थे। जैसे आपने वो आदि मानव वाले समय में भी पढ़ा था, तो लगभग वही रिवाज इन लोगों को में भी आज भी कायम था। उसके बाद ये साल और महुआ का बीज इकट्ठा करना। साल तो समझते हैं, साल बहुत मजबूत लकड़ी होती है और महुआ के फूल होता है और इन फूलों से जो है खाने लायक यानी कि मिठास निकाला जाता है। आजकल इसको शराब आदि बनाने में महुआ के फूल से ये शराब बनाने में इसका प्रयोग होने लगा है। अब इन समुदायों को जो है अपनी, जैसे ये लोग जैसे शिकारी जो लोग थे, दूसरा जो हमने अभी पढ़ा ना, ये शिकारी और संग्राहक यानी कि ये जो लोग थे, इनकी जैसे इनको चावल यानी कि रोटी आदि की ज़रूरत होती थी, तो ये कैसे प्राप्त करते थे, ये तो खेती नहीं करते थे, तो ये वस्तु विनिमय करके प्राप्त कर लेते थे, ठीक है ना। वन्य उपज से, वन से मिलने वाले पदार्थ वो बाज़ार में बेच देते थे या, ठीक है ना, चावल वालों को दे देते थे वन्य उपज और उसके बदले में चावल मिल जाता था इनको। तो इस प्रकार से वस्तु विनिमय के माध्यम से ये लोग अपना काम चला लेते थे, अपने आवश्यकता के हर चीज़ें ये प्राप्त कर लेते थे। कुछ समुदाय के लोग जो है जानवर पालते थे, इसको जान लीजिए। अब ये देखिए, दो चीज़ें पहले मैंने आपको बताया, एक तो झूम खेती करने वाले समुदाय के लोग, उसके बाद शिकारी तथा संग्रहण करने वाले लोग। अब कुछ लोग जो है इनका आजीविका का साधन था जानवरों को पालना। ऐसे बहुत सारे जो पालतू जानवर है उनको पाला जाता है आज भी, गाय, बैल, भैंस, बकरी, ठीक है ना, घोड़े, गधे, भेड़, ये सारे चीज़ें पालते थे और इनसे प्राप्त होने वाली वस्तुओं से ही ये अपना गुजार बसर करते थे, ठीक है ना। वस्तु विनिमय के माध्यम से, लगा लीजिए इनके पास ऊन है, भेड़ पाल रहे हैं, ऊन है, मांस है, तो इसके बदले में अपनी आवश्यकताओं की चीज़ें ये लोग प्राप्त कर लेते थे, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या करते थे, एक इलाके में आ जाते थे अपने मवेशियों को लेकर, पशुओं को लेकर, वहाँ तब तक रहते थे जब तक वन क्षेत्र में घास आदि इनको मिल जाता था। घास खत्म हो रहा है तो ये लोग दूसरे क्षेत्र में चले जाते थे अपने परिवार के साथ। इस प्रकार से ये लोग घूमते रहते थे। इनको यानी कि ये लगा लीजिए घुमंतु जीवन बिताते थे। इसको खानाबदोश भी कहा जाता है। खानाबदोश यानी कि ये लोग एक जगह पर ठहरते नहीं हैं, इनका कोई घर बार नहीं होता, जहाँ जाते हैं वहीं इनका घर बन जाता है। तो देखिए ये बहुत सारे इलाके, पंजाब क्षेत्र में ये बन गुज्जर, आंध्र प्रदेश के लवाड़िया,
ये समुदाय के लोग ये पालते थे। कुल्लू क्षेत्र में गद्दी समुदाय, गडरिये, और कश्मीर क्षेत्र में बकरवाल, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये लोग यानी कि अपने पशुओं को पालते थे और अपना गुजर बसर करते थे, ठीक है ना। तो ये हम आपसे बात कर रहे हैं यानी कि आदिवासियों के जीवन पद्धति के बारे में। तो काफ़ी कुछ आपने जान लिया कि कुछ लोग झूम खेती करते थे, कुछ समुदाय के लोग पशु पालते थे, या भी देखा आपने, कुछ लोग शिकार करते थे तथा वनों से प्राप्त होने वाली सामानों को इकट्ठा करते थे जिससे अपना गुजर बसर करते थे। इस प्रकार से इन लोगों का जीवन पद्धति ऐसे ही चलता था। ये एक बालिका को दिखाया गया है, देखिए, ईंधन की लकड़ी प्राप्त करते हुए ले जाते हुए। ये बिहार के संथाल बालिका है, आदिवासी। तीन प्रकार आपने जान लिया। अब आदिवासियों का एक समूह ऐसे भी था जो न तो इधर उधर भटकते थे, यानी कि ना तो इधर उधर भटक कर झूम खेती करते थे, ना ही जंगल में रहकर ये शिकार करते थे या वन्य चीज़ों का संग्रह करते थे। और जो अभी थोड़ी देर पहले आपने जाना, तीसरा जो ये थे जो कुछ लोग जो जानवर पालते थे, इसको भी आपने जाना। अब ऐसे भी कुछ लोग थे जो इधर उधर भटकते नहीं थे, बल्कि एक ही जगह रुककर खेती करते थे। साल दर साल जो है ये लोग एक ही जगह रुककर खेती करते थे, और इनको इस प्रकार से इनको उन ज़मीन पर एक तरह से इनका अधिकार भी हो गया था। अब जो लोग झूम खेती करते थे, इस साल यहाँ पर रुक गए, खेती किया, अगले साल दूसरी जगह चले गए, तो खेत पर उनका अधिकार नहीं होता था। जो लोग शिकारी थे उनका तो वो भी भटकते रहते थे, उनका भी ज़मीन जायदाद पर कोई अधिकार नहीं था, या वो अपना हक भी नहीं जमाते थे, पूरा क्षेत्र ही वो अपना मानते थे। तो ऐसे ही जो लोग एक जगह पर रहकर खेती करने लगे, तो उनको अपने ज़मीन पर धीरे धीरे उनको अधिकार मिलने लगा। बहुत सारे समुदाय में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह ज़मीन पर कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ किया था। लिहाजा ज़मीन पर सभी का बराबर का हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे, कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे। तो ऐसा हर समाज में होता है, जो थोड़ा बुद्धिमान होता है, ताकतवर होता है, वो मुखिया बन जाता था और बाकी उन्हीं के कहे अनुसार वो काम करते थे। तो अब जब अंग्रेज़ इन क्षेत्रों में आए तो इन लोगों को जो एक जगह पर रुककर काम करने लगे, ठीक है ना, इनको नियंत्रण में करना, इन अधिकार करना तो अंग्रेज़ों को आसान लगा। लेकिन बाकी जो समुदाय के लोग थे, क्योंकि वो लोग एक जगह टिक कर रहते नहीं थे, तो उन पर जो है नियंत्रण करना अंग्रेज़ों को काफ़ी मुश्किल भरा दिखाई देता था। और इन जंगली लोगों को यानी कि ये आदिवासी लोगों को, जंगल में रहने वाले लोगों को ये जंगली और बर्बर मानते थे अंग्रेज़, और वो समझते थे इन लोगों को एक ही जगह पर बसाना तथा सभ्य बनाना बहुत ज़रूरी है, ऐसा अंग्रेज़ सोचते थे। अब ये औपनिवेशिक शासन से, अंग्रेज़ों के शासन से इन आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा। अब तक हमने आदिवासियों की जीवन पद्धति को हमने जाना, वो कैसे अपना जीवन जीते थे, इस बात को हमने जाना। अब आदिवासियों के जीवन पर अंग्रेज़ों का क्या असर पड़ा, इसको ज़रा देखते हैं। काफ़ी बदलाव आया, वो बदलाव क्या क्या था ज़रा जानते हैं। आदिवासी मुखियाओं का क्या हो, देखिए, आदिवासी लगा लीजिए एक गांव बनाकर जंगल के किनारे रहते थे, ठीक है ना। वहाँ एक मुखिया होता था और उस मुखिया के निर्देशों के अनुसार, मुखिया के अगुवाई में पूरा समाज चलता था, ठीक है ना। और पूरे समुदाय पर उनका नियंत्रण होता था, ठीक है ना। सुरक्षा के लिए लगा लीजिए वो उनके सैनिक भी होते थे, पुलिस भी होती थी।
और ज़मीन जायदाद का नियम कायदा कानून वो खुद बनाते थे और मुखिया के अनुसार ही पूरा समाज चलता था। लेकिन अंग्रेज़ों के कारण, अंग्रेज़ों के आ जाने से उनके कामकाज में काफ़ी बदलाव आ गए, ठीक है ना। मुखियाओं के अधिकारों को छीन लिया गया, उनको अपने ज़मीन में मालिकाना हक तो दिया गया, लेकिन उनकी सारी शक्तियाँ छीन ली गई। ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए उनको बाध्य किया गया। उन्हें अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता था। नजराना समझते हैं? टैक्स लगा लीजिए, टैक्स। और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि की हैसियत से उनके समूह को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत था वह नहीं रही, वे परंपरागत कामों को करने के लिए लाचार हो गए, करने से लाचार हो गए। जो उनकी परंपरागत जीवन जीने का पद्धति था वो नहीं जी पा रहे थे। जो लोग घुमंतू काश्त करते अर्थात झूम खेती करने वाले थे, उन लोगों का क्या हुआ देखिए। वो लोग तो इधर उधर भटकते रहते थे, एक जगह ठहरते नहीं थे। वे चाहते थे कि अंग्रेज चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहे और खेती करें। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने ज़मीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने ज़मीन को नाप कर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया। जैसे कि आप देख चुके हैं अध्याय 2 में, वो ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन करने के अंतर्गत उस पार्ट में आपने ये जाना था। पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेज़ों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम और मिट्टी सूखी थी वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान हो जाता था, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों में झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेज़ों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती करने की छूट दे दी गई। बहुत विरोध किया। इन विरोध करने वालों में वो बिरसा मुंडा आदि लोग थे। उनके बारे में अभी कुछ ही देर बाद अध्ययन करते हैं। वन कानून और उसका क्या प्रभाव देखिए। जैसा कि आपने देखा है कि आदिवासी समूह का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानूनों में आए बदलाव से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। अंग्रेज़ों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। कुछ जंगल अनारक्षित घोषित कर दिया गया। तो इस प्रकार से देखिए, जहाँ ये आदिवासी जंगलों को अपना समझते थे, अपने हिसाब से जंगलों से चीज़ें प्राप्त कर सकते थे, निर्विघ्न होकर विचरण कर सकते थे, शिकार कर सकते थे, तो इन पर पाबंदी लगा दी अंग्रेज़ों ने, ठीक है ना। कुछ क्षेत्र को आरक्षित घोषित कर दिया, जहाँ वन न तो कोई वन उपज जड़ी बूटियाँ आदि इकट्ठा कर सकता है, ना ही वहाँ कोई जा सकता है, ना ही कोई शिकार कर सकता है। इस प्रकार से पाबंदी लगा दी। तो अब उनके लिए, इन आदिवासियों के लिए रोजी रोटी का सवाल हो गया कि अपना परंपरागत काम वो नहीं कर पा रहे, तो जिंदा रहने के लिए उनको कोई ना कोई काम चाहिए था और रोज़गार की तलाश में जो है उनको दूसरे दूर दूर के क्षेत्र में जाना पड़ा। जैसे अंग्रेज़ों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने समस्या पैदा हो गई। समस्या यह भी थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतज़ाम कैसे किया जाए। स्लीपर समझते हैं, लकड़ी के मोटे मोटे तख्ते होते हैं जो पहले रेलवे पटरियों पर बिछाने के लिए लगाई जाती थी, वो स्लीपर बोला जाता था। आजकल इससे पहले तक लोहे के बनते थे। पहले तो लकड़ी का था, ये शाल वगैरह मजबूत लकड़ी होती थी, उसके बाद लोहे से बनाए जाते थे। वर्तमान समय में आपने देखा होगा सारे सीमेंट के बन रहे, मजबूत, काफ़ी सीमेंट सरिया आदि से मजबूती से बनाया जाता है आजकल रेलवे पटरियों पर बिछाने के लिए। कुछ मुख्य पॉइंट। तो जब इस प्रकार से कानून बनाकर जो है वन क्षेत्रों को
आरक्षित घोषित कर दिया, अर्थात वन क्षेत्र में आदिवासियों को यानी कि रहने की पाबंदी लगा दी गई। तो इस नियम कायदे कानून का इन आदिवासियों ने, जनजातियों ने विरोध किया। अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए नियम कायदे कानून को पालन करने से इनकार कर दिया। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत कर दी अंग्रेज़ों के विरुद्ध। ऐसे 1906 में संग्राम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी का विद्रोह के नाम है। तो इस प्रकार से आदिवासियों ने ज़बरदस्त रूप से अंग्रेज़ों का विरोध किया। अब व्यापार की क्या समस्याएं थी ज़रा देखते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूह ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, नकद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखें। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाज़ारों में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेज़ी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगा। अब रेशम उत्पादन के लिए रेशम की जो रेशे होते हैं, रेशम जिससे बनता है, ठीक है ना, वो तो यहाँ के किसानों से बहुत ही कम दाम पर खरीद लेते थे, ठीक है ना। रेशम आपको पता होगा, रेशम कीड़े बनाते हैं, रेशम के कीड़े होते हैं, वो कीड़े रेशम तैयार करते हैं। इसको कृमि कोष बोला जाता है। तो 1000 कृमि कोष के लिए 3 से 4 रुपए मिलते थे किसानों को, जबकि इसको ये व्यापारी बर्धमान या गया आदि क्षेत्र में भेज दिया जाता था। वहाँ 5 गुना 6 गुना कीमत पर उनको बेचते थे। यानी कि इस प्रकार से जो बिचौलिए होते थे बीच में, ठीक है ना, वो ज़बरदस्त लाभ कमाते थे। किसानों को कोई फ़ायदा नहीं था इससे। ये देखिए, इससे पहले भी एक चित्र देखिए, महिला चटाई बनाती हुई। वन यानी कि वन से मिलने वाले चीज़ों से ही ये लोग अपने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली चीज़ें बनाते थे, ठीक है ना। ये आदिवासी लोगों का चित्र है, बिहार के कोयला खनिक, ठीक है ना। अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती इनको ये कोयले के खदान आदि में लगा देते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूह ने बदलते कानून और व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831 से 32 के बीच कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था। 1940 में महाराष्ट्र में बरली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का भी एक विद्रोह था। तो आइए अब बिरसा मुंडा के बारे में जानते हैं। ये आदिवासियों का हीरो लगा लीजिए, आदिवासियों का भगवान बिरसा मुंडा। इनका जन्म हुआ 1870 के दशक में। पिता एक बहुत गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराने, बांसुरी बजाने और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोंडा के आसपास के जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों मुखियाओं का विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। दीकू अर्थात बाहरी लोग। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासी का वंशज मानते थे और अपनी ज़मीन की लड़ाई, मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे और वहाँ उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। उन्होंने यह सुना था कि मुंडा समुदाय स्वर्ग साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है।
अगर वे अच्छे ईसाई बन जाते हैं और अपनी खराब आदतें छोड़ देते हैं तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगा। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध किया। उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। ठीक है ना, ये केवल अंग्रेज़ नहीं, उनके जीवन पद्धति जीवन शैली में जिन लोगों ने जो है हस्तक्षेप किया सभी को वो यानी कि बाहरी लोग दीकू मानते थे और वो समझते थे इन्हीं के कारण हमारा जीवन नरक बन गया। वो अपनी पुरानी जीवन पद्धति पुरानी जीवन शैली में जीना चाहते थे। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्णयुग सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे और काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें और एक जगह टिक कर रहे और अपने खेतों में काम करें। तो ये बिरसा का सपना था, यानी कि उनके पुराना गौरव उनको दिलाना वो चाहते थे। अंग्रेज़ों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकलकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेज़ों की भूनीतियाँ उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी ज़मीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। तो उनकी जो धार्मिक संस्कृति वगैरह था, ठीक है ना, ये मिशनरी के लोग अर्थात ईसाई लोग उनकी संस्कृति में हस्तक्षेप कर रहे थे, मजाक उड़ाते थे, तो जो कि उनको अपने संस्कृति का विनाश मानते थे कि इस प्रकार से उनकी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। ठीक है ना, इस प्रकार से धीरे धीरे उनके यानी कि अंग्रेज़ों के तथा बाहरी लोगों के धीरे धीरे वो विरोधी हो गए और आंदोलन चलाने के लिए तत्पर हो गए। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेज़ों ने सख्त कार्रवाई का फैसला किया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा सुना दी। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत तरीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों अर्थात दीकुओं और यूरोपियों को तबाह कर दे। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। तो इस प्रकार से अंग्रेज़ों के विरुद्ध तथा ये बाहरी लोगों के विरुद्ध ज़बरदस्त आंदोलन छेड़ दिया ये बिरसा के नेतृत्व में। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई, लेकिन दुर्भाग्यवश देखिए 97 से लेके यानी कि 1900 तक 1897 से लेके 1900 तक यानी कि ये 3 साल के बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिस वजह से बिरसा आंदोलन ठंडा पड़ गया। ठीक है ना, और औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिसके ज़रिए दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। दूसरा, उसने एक बार फिर जता दिया यानी कि वो बिरसा मुंडा ठीक है ना नहीं रहे, लेकिन उनके इन आंदोलनों से पूरी तरह से तो सफल नहीं हो पाए क्योंकि उनका मृत्यु हो गया था, लेकिन अंग्रेज़ों को ये जता दिया था कि उनका ये आंदोलन बेकार नहीं गया। उनको अंग्रेज़ों को ठीक है ना उनके अपने लिए यानी कि अपने भाइयों के लिए, अपने समुदाय के लोगों के लिए अंग्रेज़ों को मजबूर कर दिया कि बाहरी लोगों के लिए बाहरी लोग उनके ज़मीन पर कब्जा ना कर सके, और ये भी जता दिया कि अन्याय के विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है, कोई कमज़ोर नहीं है। आदिवासी
वो बर्बर यानी कि समझते थे, उनको जंगली बर्बर समझते थे। लेकिन ये बिरसा मुंडा के आंदोलन ने ये जता दिया कि वो बर्बर जंगली नहीं है, अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए वो सक्षम है। ये बात अच्छी तरह से जता दिया था। तो इस प्रकार से आपने पाठ का अध्ययन किया, ठीक है ना। आप पाठ के अंतर्गत आने वाले कुछ प्रश्नों उत्तर के बारे में भी चर्चा करना है। जल्दी जल्दी देखना है। देखिए, सबसे पहले कुछ खाली स्थान। इससे पहले पाठ के पीछे जो काम करना है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, पाठ को मेरे साथ आपने पढ़ा, अध्ययन किया, इसके बावजूद आप सबसे पहले किताब खोलकर पाठ को 2 बार पढ़ेंगे, भले ही कितना समय लग जाए, आधा घंटा या 40 मिनट के करीब लगेगा आपको पाठ को 2 बार पढ़ने में। 2 बार यदि अच्छी तरह से ध्यान लगाकर पढ़ेंगे तो पाठ के पीछे आए हुए सारे प्रश्नों का उत्तर आपको पता चल जाएगा। आप अपने आप लिख पाएंगे, कहीं हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आए हैं पाठ के पीछे। अंग्रेज़ों ने आदिवासियों को डॉट डॉट के रूप में वर्णित किया, यानी कि अंग्रेज़ों की नज़र में वो जंगली और बर्बर थे। यहाँ पर आएगा जंगली और बर्बर, ठीक है ना। इस प्रकार से लिखेंगे। झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को कैसे बोते थे? रोपते थे क्या? नहीं, बिखेर देते थे। बिखेरना लिखेंगे आप, बिखेरना, बिखेरना इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। फिर तीसरा है, मध्य भारत के ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को स्वामित्व मिल गया। किसका स्वामित्व मिल गया? भूमि का। यहाँ लिखेंगे भूमि का। और लास्ट वाला है असम के डॉट डॉट और बिहार की, असम के चाय बागान, यहाँ लिखेंगे आप चाय बागान, और यहाँ पर लिखेंगे आप कोयला खदानों या कोयले की खानों में, ठीक है ना। ये आपका पूरा हो जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न सही गलत बताना है। झूम काश्तकार ज़मीन की जुताई करते हैं और बीज रोपते हैं। रोपते थे क्या? जुताई भी नहीं करते थे, ये खोद लेते थे अपने कुछ औजारों से, फावड़े कुदालों से, और उसमें रोपते नहीं थे बल्कि बो देते थे, बिखेर देते थे। तो ये रोपने के लिए कहा गया है, जबकि ये आपका ये वाला गलत होगा। गलत यानी कि आप लिखेंगे, सॉरी ये वाला है, ये दूसरा है, ये वाला आपका गलत हो गया। और ये व्यापारी संथालों से कृमिकोष खरीदकर उसे 5 गुना दाम पर बेचते थे, ये सही है। बिरसा ने अपने अनुयायियों का आह्वान किया कि वे अपना शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दें और डायन व जादू टोने जैसी प्रथाओं का पर यकीन न करें, ये भी सही है, ये आपने पढ़ा था अभी। अंग्रेज आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे, ये आपका गलत। अंग्रेज़ों की इससे कोई सरोकार नहीं था कि किसी की जीवन पद्धति बचे, वो तो अपने स्वार्थ के लिए काम करते थे। तो ये वाला आपका बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। अब आइए विचारणीय प्रश्नों पर। ब्रिटिश शासन में घुमंत काश्तकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं थी? ब्रिटिश शासन में जो यानी कि झूम खेती करते थे, उनके लिए क्या क्या समस्याएं थी? देखिए, कुछ पॉइंट पर यहाँ विचार किया गया है। अंग्रेज़ों ने अपने स्वार्थ के लिए घुमंतु काश्तकारों को एक जगह रहने पर मजबूर कर दिया था। इससे घुमंतु काश्तकारों की स्वतंत्रता भंग हो गई। घुमंतु काश्तकारों जो ब्रिटिश मॉडल के अनुसार हल बैल के प्रयोग द्वारा खेती करते थे, उन्हें कठिनाई होती थी क्योंकि उन्हें खेती से अच्छी पैदावार नहीं मिल पा रही थी, जिससे उन्हें लगान चुकाना मुश्किल हो रहा था। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा, घुमंतु काश्तकारों ने धीरे धीरे खेती की इस विधि का विरोध शुरू कर दिया क्योंकि घुमंतु खेती या झूम खेती पर वापस लौटना चाहते थे। उनका वही जीवन पद्धति वो फिर से दोबारा अपनाना चाहते थे। तो इन पर अंग्रेज़ों के कारण बहुत सारे परेशानियाँ हो गई। तो
इसी प्रकार से इसका उत्तर बनेगा। चौथा है औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आए। इसको भी आपने पाठ के अंतर्गत अध्ययन किया था। देखिए, आदिवासी मुखियाओं के कई प्रशासनिक अधिकार खत्म हो गए, उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना पड़ता था। ये पहला पॉइंट होगा आपका। दूसरा है आदिवासी मुखियाओं को जब अंग्रेज अधिकारियों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि के रूप में अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। आदिवासी मुखियाओं के पास जो ताकत पहले थी वह अब ताकत नहीं रही, वे परंपरागत कार्यों को करने के लिए लाचार हो गए। ये 3 पॉइंट में आपका उत्तर बनेगा। 5वां है दीकुओं से आदिवासियों के गुस्से का क्या कारण। दीकू मतलब वही बाहरी लोग। दीकू आदिवासी मिशनरी, सूदखोर, हिंदू जमींदार तथा अंग्रेज अधिकारी को दीकू कहते थे। अर्थात ये बाहरी लोग, जो बाहर से आए हुए लोग थे, उन्हीं को दीकू कहते थे। अब समस्या क्या क्या पैदा हुई देखिए। आदिवासियों के गुस्से के कारण क्या थे। आदिवासी दीकुओं को अपनी गरीबी तथा दयनीय अवस्था का कारण मानते थे। आदिवासियों का मानना था कि कंपनी की राजस्व नीति, भू राजस्व नीति उनकी पारंपरिक भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही है। आदिवासियों का मानना था कि हिंदू जमींदार तथा सूदखोर उनकी ज़मीन हड़पते जा रहे हैं। आदिवासियों का मानना था कि मिशनरी उनके धर्म तथा पारंपरिक संस्कृति की आलोचना करते हैं। तो ये 4 पॉइंट। 6ठा है बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग किस तरह का था। आपकी राय में यह कल्पना लोगों को इतने आकर्षक क्यों लग रही थी। देखिए, लोगों के लिए वो भगवान कैसे बना, उन्होंने जो विचार दिया वो लोगों को किस प्रकार से आकर्षित किया, उसको देखिए कुछ पॉइंटों के माध्यम से दिखाया गया है। बिरसा ने अपने अनुयायियों से अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया। देखिए, कोई भी लोग जब उनकी अपनी बात किया जाता है ना तो वो खुश होता है। उन्होंने, क्योंकि सभी लोग परेशान थे, उनके परंपरागत जीवन शैली में वो जी नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने आह्वान किया कि आइए हम सभी लोग मिलकर इसका विरोध करते हैं अंग्रेज़ों का, और अपने यदि हम कामयाब होंगे तो हम अपने पुराने जीवन पद्धति में लौटेंगे और अब स्वतंत्र रूप में निर्भय होकर, निर्विघ्न होकर जो है हम अपनी जीवन जी पाएंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने आह्वान किया और काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। तो इसका जो है ये 4 पॉइंट में आपका उत्तर बनेगा। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपने ज़मीन पर खेती करें और एक जगह स्थायी रूप से रहे और अपने खेती का काम करें। ये आपका ये 4 पॉइंट में उत्तर होगा। एक 7वां प्रश्न है करके देखने के लिए, अपने माता पिता, दोस्तों या शिक्षकों से बात करके 20वीं सदी के अन्य आदिवासी विद्रोह के नायकों के नाम पता करें, उनकी कहानी अपने शब्दों में लिखे। तो देखिए, एक कहानी इसमें छोटा करके ये दिखाया गया है। जात्रा उराव जात्रा। उराव झारखंड राज्य के छोटा नागपुर क्षेत्र का एक जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी था। उनके नेतृत्व में 1914 से 19 के दौरान ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया। उसने उराव लोगों के बीच फैले अंधविश्वास तथा उनके द्वारा शराब पीने की जमकर आलोचना की। उनके इस धार्मिक आंदोलन ने कर नहीं आंदोलन को जन्म दिया। जात्रा ने घोषणा की कि उनके अनुयायी जमींदारों की जमीन नहीं जोतेंगे तथा कूली या मजदूर के रूप में सरकार के लिए काम नहीं करेंगे। उसने पोहन, मेहतो तथा ग्राम प्रधान के पारंपरिक नेतृत्व पर भी प्रश्न उठाया। इस आंदोलन का मौलिक विचार था कि जमीन भगवान की देन है तथा जमीन पर जनजातीय लोगों के अधिकार के में दखल देने का किसी को भी अधिकार नहीं। जात्रा को उनके प्रमुख शिष्यों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। जेल से छूटने के बाद उसने इस आंदोलन का नेतृत्व त्याग दिया और बाद में गांधी जी के संपर्क में आए। तो ये आपका इस प्रकार से उत्तर बनेगा। आपने पाठ का अध्ययन मेरे साथ काफ़ी समय से कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और मैं उम्मीद करूँगा कि आने वाले 2 दिनों के अंदर आपने इस पाठ का अध्ययन करने के बाद पूरा जो लिखित काम है उसको पूरा करके आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में भेजेंगे। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।